अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। सुप्रभात, मैं अनुराधा तंवर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। किसान दिवस पर एक वृत्त चित्र। दाने हेतु लगाई गई मेथी की फसल में सस्य प्रबंधन कार्य। हमारे देश एवं प्रदेश की आधी से अधिक आबादी गांव में रहकर कृषि को अपनाए हुए है। इन असंगठित किसान परिवारों के पास हमेशा से समस्याओं का अंबार रहा है, जिनकी समस्याओं के समाधान हेतु आजीवन संघर्ष किया हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने। इनका जन्म किसान परिवार में आज ही के दिन हुआ था और इनकी कृषि के विकास में बहुत रुचि थी। इसलिए इन्होंने कृषि तथा कृषकों के विकास हेतु खुले रूप से सहयोग दिया। इनके सहयोग को कृतज्ञ राष्ट्र ने खूब समझा और सराहा। इसलिए उनके जन्म दिवस को पूरा देश किसान दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। तो आइए देखते हैं किसान दिवस पर अन्नदाता की ये विशेष प्रस्तुति। त्याग एवं तपस्या का दूसरा नाम है किसान, जो अपने जीवन भर अन्न उपजाने के लिए तपस्या करता है। चाहे तपती धूप हो, कड़ाके की ठंड हो या मूसलाधार बारिश, तब भी इसकी साधना कोई तोड़ नहीं पाता, ताकि अपने कर्तव्य का पालन कर ये सबका पेट भर सके। भारतीय किसानों की कृषि ही उसकी शक्ति है तथा वही उसकी भक्ति है। इसलिए ही अपने देशवासियों को भरपूर अन्न, फल, साग सब्जी मिल रहा है। लेकिन बदले में किसान को उनका पारिश्रमिक भी नहीं मिल पा रहा है। प्राचीन काल से लेकर आज तक उनका जीवन अभाव में ही गुजरा है। इस दर्द को समझा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने, जिनका जन्म आज ही के दिन 23 दिसंबर 1902 में हापुड़ जिले के किसान परिवार में हुआ एवं वो खुद भी किसान थे। आजादी के बाद चौधरी चरण सिंह ने किसानों के हक की लड़ाई लड़ी। चौधरी चरण सिंह की मेहनत के कारण जमींदारी उन्मूलन कानून 1952 में पारित हो सका। इस विधेयक ने सदियों से खेत में खून बहाने वाले किसानों को जीने का मौका दिया। इसलिए देश के किसान चौधरी चरण सिंह को अपना मसीहा मानते हैं। उन्होंने देश में भ्रमण करते हुए कृषकों की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया तथा किसान समस्या को देश की समस्या मानकर एक आंदोलन स्तर पर जीवन पर्यंत जुटे रहे। उनमें देश के प्रति वफादारी का भाव था तथा दूसरी ओर कृषकों के सच्चे शुभचिंतक थे। इतिहास में उनका नाम प्रधानमंत्री से ज्यादा एक किसान नेता के रूप में दर्ज है। इसलिए चौधरी चरण सिंह की याद में उनके जन्मदिन को हर वर्ष हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। आज उनके जन्मदिन पर सोचने की जरूरत है कि किसानों के उत्थान के लिए कितने आंदोलन चले और अभी तक चल रहे हैं, लेकिन इस मुहिम में कितने किसानों का उत्थान हो पाया है। वहीं दूसरी तरफ आज के समय में प्रति इकाई भूमि कम हो रही है, प्राकृतिक कृषि संसाधन कम हो रहा है
तथा खेती में अधिक लागत के बावजूद भी मुनाफा कम हो रहा है, जिससे अधिकतर मझोले एवं छोटे किसान आर्थिक बोझ से दब गए, जिसके कारण कृषि छोड़ अन्य व्यवसाय में जुट गए। जो अभी कृषि व्यवसाय से जुड़े हैं उनके लिए अभी समस्या बरकरार है। इनके कारणों की बात करें तो कृषि में अधिक लागत लगने के बावजूद कृषि उत्पादन स्थिर होने के कारण बहुत कम लाभ हो रहा है। दूसरी तरफ देश में घटते प्राकृतिक संसाधन जैसे घटता सिंचाई जल, कम होती मृदा उर्वरा शक्ति तथा अनिश्चित मानसून किसानों के लिए बड़ी समस्या के रूप में उभर रहे हैं। परिणाम स्वरूप अधिक लागत लगाने के बावजूद भी किसान फसल से अच्छा उत्पादन नहीं ले पा रहे। साथ ही साथ इनके उत्पादन का उचित मूल्य भी नहीं मिलने के कारण काफी परेशान हैं, जबकि उन्हीं की उपज को बेचकर बिचौलिए काफी लाभ कमा रहे हैं तथा दूसरी तरफ कृषि में लगने वाली लागत वस्तुओं को खरीदने के लिए अधिक मूल्य चुकाना पड़ रहा है। ये केवल हमारे किसान भाइयों के संगठित एवं जागरूक न होने का नतीजा है, क्योंकि हमारे किसान काफी सीधे हैं, जबकि चौधरी चरण सिंह का सपना था कि किसान संगठित हों, जागरूक हों, जिससे कृषि एवं अपनी उन्नति हेतु सही चीजों को अमल में लाएं तथा अपने सही हक के लिए आवाज उठाएं। हरित क्रांति के बाद एवं कृषि में नए तकनीकों, नए खोजों तथा नए यंत्रों के आविष्कार के बाद किसान ने अपने उपज में तो वृद्धि कर ली, लेकिन अपने उपज का उचित मूल्य न मिलने के कारण प्रदेश के किसान आज भी ठगा महसूस करते हैं। इसलिए आज जरूरत है किसान समान फसल उगाने वाले किसानों का समूह बनाएं, जैसे धान उत्पादक समूह, गेहूं उत्पादक समूह, गन्ना उत्पादक समूह, सब्जी उत्पादक समूह, जिससे कि अपने उत्पाद के उचित मूल्य हेतु संगठित होकर एक व्यवस्था बना सके या आवाज उठा सके तथा कृषि आदानों में बढ़ती कीमत, नकली एवं बनावटी वस्तुओं के प्रति सचेत होकर बाजार से सही मूल्य पर सही वस्तु प्राप्त कर सके, जिससे कि कृषि से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। कृषि व्यवसाय अधिक जोखिम भरा व्यवसाय है। इसके लिए हमेशा आपको चौकन्ना एवं जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह लगातार रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि बंजर होती जा रही है तथा दिन प्रतिदिन सिंचाई जल कम होने से किसानों के सामने एक विकट समस्या पैदा हो रही है, तथा दूसरी तरफ किसानों को कृषि आदानों जैसे रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों की सही पहचान नहीं होने के कारण वो दुकानदारों द्वारा हमेशा निम्न गुणवत्ता वाला उत्पाद खरीदकर प्रायः ठगी का शिकार होते हैं। सरकार की तरफ से किसान के लिए जो योजनाएं चलती हैं, उसका किसान जानकारी के अभाव में सही लाभ नहीं ले पाता। तो किसान भाइयों, आपने कभी सोचा है कि ये समस्याएं आपके सामने क्यों आ रही हैं? तो मुख्य कारण यह है कि आप में नई कृषि योजनाओं एवं तकनीकों की जानकारी का अभाव है। यदि इन समस्याओं के समाधान की बात करें तो सबसे पहले किसानों को जागरूक होना पड़ेगा और कृषि की नई तकनीकों के प्रति अवगत होना होगा तथा कृषि उत्पाद को बेचने हेतु कृषि उपज बाजार समिति की सूचनाओं से अवगत होकर या जुड़कर अपने उत्पाद को उचित मूल्य पर बेचना होगा, जिसका प्रयास हमने किया है अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से। यदि हमारे किसान कृषक समूह बनाकर सामूहिक रूप से खेती करें तो लागत में भी कमी आएगी तथा उपज को सीधे बाजार में बेचकर खुद अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं और बिचौलियों द्वारा शोषण से बच सकते हैं। इसके अलावा कृषि उत्पादन में आने वाली कीट रोग व्याधियों से बचाने के लिए रासायनिक दवाओं पर निर्भर न रहकर प्रारंभ से ही समेकित कीट रोग प्रबंधन किया जाए, जो अधिक कारगर एवं स्थायी है। और यही अन्नदाता का उद्देश्य भी है, क्योंकि आपको अधिक उपज एवं उचित आय मिले, आप समृद्ध हों और आपकी समृद्धि से ही देश का विकास होगा और देशवासी खुशहाल होंगे। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे देखेंगे महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। प्रदेश की हर खबर, राजनीति की हर हलचल, पक्ष और विपक्ष के टकराव, हर पल की खबर सबसे पहले, क्योंकि तेज और विश्वसनीय खबरें, मतलब अपना एमपी इस समय पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
हमारे जो किसान भाई मेथी की फसल लगा रखे हैं वो बढ़वार की अवस्था में होगी और इस फसल में अभी कुछ संचय कार्यों को किया जाना जरूरी है, तभी फसल से अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। तो इन्हीं सब बिंदुओं की जानकारी देंगे आज कार्यक्रम की इस अंश के माध्यम से। जिन किसान भाइयों ने दाने हेतु मेथी की फसल लगाई होगी तो वह इस समय बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं के लिए खेतों में खड़ी होगी तथा इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसमें कुछ सस्य प्रबंधन कार्यों का किया जाना नितांत आवश्यक होता है, जैसे फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना, आवश्यकता अनुसार सिंचाई तथा फसल को कीटों व रोगों से मुक्त रखना इत्यादि। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि हमारे कुछ किसान भाई जानकारी के अभाव तथा लापरवाही वश इन प्रबंधन कार्यों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते, जिस कारण से उनकी फसल में अनेक प्रकार के खरपतवार तो उगते ही हैं, साथ ही फसल पर अनेक प्रकार के कीट व रोगों का प्रकोप भी होता है और फसल कमजोर हो जाती है तथा ऐसी फसल से आगे चलकर उन्हें कम एवं निम्न गुणवत्ता युक्त उत्पादन की प्राप्ति होने से आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। हमारे संवाददाता ने भ्रमण के दौरान ग्राम डिकोला, जिला मंदसौर के कृषक विनोद गुर्जर से संपर्क किया, जिन्होंने मेथी की फसल लगा रखी है। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनकी समस्या को। कई सालों से मैं मेथी की फसल का वो कर रहा हूँ, उत्पादन कर रहा हूँ। फसल लगाते हैं हम, तो इस बार मैंने 5 एकड़ की मेथी की फसल लगाई है। इसके लिए हम उचित उत्पादन के लिए, अच्छा उत्पादन के लिए हमको क्या करना चाहिए? इसमें मेरे को कई प्रकार की बीमारियां, मच्छर वगैरह बीमारियां दिखाई दे रही है। इसके लिए हम अच्छा उत्पादन के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको उचित सलाह दी जाए। अतः फसल में वर्तमान समय में कौन कौन से सस्य प्रबंधन कार्यों को अमल में लाएं, इस विषय पर जानकारी हेतु हमारे बीच उपस्थित है मंदसौर जिले के एक विषय विशेषज्ञ विनोद तिवारी। लगभग 4-5 एकड़ की फसल है मेथी की। मेथी की फसल लगभग 1 महीने की हो गई है। किसान भाई, इस समय जो आपकी फसल की स्थिति है, इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी जो रहता है उसमें निंदाई गुड़ाई का महत्व बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसकी निंदाई गुड़ाई का इस समय जो है विशेष ध्यान रखें ताकि खेत में खरपतवार ना रहें, क्योंकि खरपतवार अगर खेत में रहेंगे तो आपका खाद जो है खरपतवार खाएंगे, खाद पानी का नुकसान भी करेंगे और खरपतवार होने से कीट व्याधि का प्रकोप ज़्यादा होता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मच्छर आएंगे, इल्ली आएंगे, उत्पादन कम होगा, फसल बीमारी ग्रस्त हो जाएगी। इसलिए इसमें आप खरपतवार का नियंत्रण सबसे प्राथमिकता से खरपतवार का नियंत्रण रखें। और इस समय जो पानी की स्थिति आ रही है, उस पानी की स्थिति में थोड़ी सा आप नाइट्रोजन का उपयोग जरूरी रहता है। पानी पिलाने से पहले खरपतवार निकाल कर इसमें नाइट्रोजन का उपयोग करके और इसको पानी पिला दें। और किसान भाइयों, मेथी की फसल में सल्फर की अति आवश्यकता रहती है। जिन किसान भाइयों ने शुरुआत में अगर सल्फर का उपयोग नहीं किया हो, वो किसान भाई अभी इस अवस्था में पानी पिलाने के समय इसमें सल्फर WDG 1.5 किलो प्रति बीघा, 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर WDG का नाइट्रोजन के साथ में उपयोग कर सकते हैं। सल्फर, जितना ज़्यादा सल्फर का उपयोग करेंगे फसल उतनी अच्छी रहेगी। इस समय जो देखा जा रहा है, कहीं कहीं मेथी की फसलें सूख रही हैं, जड़ खराब हो रही हैं इनकी गर्मी के कारण। तो अगर आप सल्फर का उपयोग करेंगे तो इस प्रकार की आपकी फसल में बीमारी नहीं आएगी, उनकी जड़ें खराब नहीं होंगी, जड़ों में सड़न नहीं लगेगी। और इसके साथ साथ इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व के आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मेथी में सूक्ष्म पोषक तत्व तो सल्फर का जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे आपकी मेथी की फसल उतनी रहेगी, फूल उसमें उतना आएगा, फल उतना अच्छा आएगा और दाना उसका उतना ही अच्छा भरेगा। इसमें किसान भाई एक जो आता है स्प्रे के रूप में आता है 0050, जिसमें पोटास के साथ साथ सल्फर की भी मात्रा रहती है। इसका किसान भाई अगर मेथी में उपयोग करेंगे तो मेथी का दाना अच्छा वजनदार बनता है, भरता अच्छा है, उसके ऊपर शाइनिंग अच्छी आती है, चमक अच्छी आती है। इसका उत्पादन बनाए रखने के लिए इसमें इस समय जो अवस्था चल रही है, इस अवस्था में इसमें रस चूसक कीट, काला मोयला का प्रकोप मेथी में ज़्यादा देखा जाता है और इसके साथ साथ इल्ली का प्रकोप भी मेथी में आता है। काला मोयले के लिए किसान भाइयों फास्फोमिडान का उपयोग करें। मेथी में फास्फोमिडान का उपयोग काला मोयले के लिए सबसे अच्छा रहता है। फास्फोमिडान 1 से 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से फास्फोमिडान का उपयोग इसमें आप किसान भाइयों करें। और इसमें अगर इल्ली का प्रकोप देखा जाता है तो इल्ली के प्रकोप के लिए किसान भाई इसमें ट्राइजोफास या फिर प्रोपेनोफास 2 ml प्रति लीटर, ट्राइजोफास 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से करके इल्ली का नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें जैसे ही थोड़ी सा तापमान बढ़ता है तो इसमें धोरी मस्सी पाउडर मिल्ड्यू का प्रकोप आता है। पाउडर मिल्ड्यू की रोकथाम के लिए किसान भाई इसमें सल्फर डस्ट 10 से 15 किलो प्रति एकड़
डस्ट उड़ा है, जिसमें पाउडर मिल्ड्यू की रोकथाम की जा सकती है। अतः किसान भाइयों, जितना अच्छा आपका मैनेजमेंट रहेगा उतना अच्छा आपको इसका उत्पादन मिलेगा। तो अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि समय समय पर इसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, दवा की ज़रूरत होती है दवा का, सूक्ष्म पोषक तत्व की सूक्ष्म पोषक तत्व का, सल्फर की ज़रूरत सल्फर का, जितना अच्छा समय पे आप उपयोग करेंगे उतना अच्छा आपको इसका उत्पादन मिलेगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। प्रदेश की हर खबर, राजनीति की हर हलचल, पक्ष और विपक्ष के टकराव, हर पल की खबर सबसे पहले, क्योंकि तेज और विश्वसनीय खबरें, मतलब अपना एमपी इस समय पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। फलोद्यानिकी के अंतर्गत जिन किसान भाइयों के यहाँ पुराने आम के वृक्ष लगे हुए हैं और इन वृक्षों से फलोत्पादन नहीं मिल पा रहा, इसलिए किसान भाइयों, आपके नए बागों की स्थापना से ज्यादा जरूरी है कि जीर्णोद्धार तकनीक को अपनाकर इन पुराने बागों को फिर से उत्पादक बनाया जाए। परंतु कैसे, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम अपनी विशिष्टता एवं विविध गुणवत्ता के कारण जनसाधारण में लोकप्रिय ही नहीं बल्कि इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। भारत में आम की लगभग 50 व्यावसायिक किस्में हैं, जिसमें मुख्य रूप से दशहरी, लंगड़ा, चौसा, अल्फांजो, वैगनपल्ली, नीलम, तोतापरी, केसर, फजरी, हिमसागर आदि हैं। आम की बागवानी करने वाले सभी देशों में भारत का स्थान अग्रणी है। आम का कुल क्षेत्रफल 1.567 मिलियन हेक्टेयर है, जिससे 10.020 मिलियन टन आम का उत्पादन होता है। फलस्वरूप उत्पादकता 6.4 टन प्रति हेक्टेयर है और विश्व व्यापार संगठन के दौर में आम की उत्पादकता भी सुदृढ़ नहीं है। अतः लाभप्रद आम व्यवसाय हेतु गुणवत्ता युक्त उत्पादन में प्रति इकाई वृद्धि लाना एक चुनौती है, जिसके अनेकानेक कारण हैं। आम के कुल क्षेत्रफल का 35 से 40% पुराने एवं अनुत्पादक बागों की बाहुल्यता, उन्नत बागवानी की जानकारी का अभाव, एकांतर फलत वाली किस्मों की बाहुल्यता, कीट एवं व्याधियों का व्यापक संक्रमण, फल तुड़ाई उपरांत संवहन तथा विपणन आदि का उचित प्रबंधन न कर पाना आदि उत्पादकता में वृद्धि हेतु आम की व्यावसायिक बागवानी सुव्यवस्थित एवं सामयिक प्रबंधन कराना चाहिए। अन्य फलों की तरह आम के वृक्ष भी एक निश्चित आयु के बाद कम उपज देने लगते हैं और आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगी हो जाते हैं। वृक्षों की ये स्थिति स्वाभाविक रूप से आने के साथ कई अन्य कारण भी होते हैं। ऐसा देखा गया है कि प्राय 20 से 25 वर्ष बाद ही आम के वृक्षों का फैलाव काफी बढ़ जाता है और शाखाएं बढ़कर दूसरे पेड़ों को छूने लगती हैं। फलस्वरूप सूर्य का प्रकाश वृक्षों के पर्णीय भागों में पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता है, जिसके अभाव में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्षीण हो जाती है और कल्ले यानी प्ररोह पतले एवं अस्वस्थ हो जाते हैं, जो कि पुष्पन एवं फलन हेतु अनुपयोगी होते हैं। यहाँ तक कि फलत भी पौधों के केवल ऊपरी भाग यानी शीर्ष फलन में आती है। इन बागों में कीट एवं व्याधियों का प्रकोप भी अधिक होता है, जिसका सामयिक नियंत्रण कर पाना कठिन हो जाता है और बाग उत्पादन की दृष्टि से अनुपयुक्त हो जाते हैं। ऐसे बागों का क्षेत्रफल आम की कुल बागवानी का 35 से 40% है। इन बागों के वृक्षों की सामयिक एवं वांछित कटाई छटाई करके वृक्षों को पुनः उत्पादक बनाया जा सकता है। आवश्यक कटाई छटाई करने के उपरांत कल्लों का सृजन होता है।
जिससे वृक्षों के ढांचे में वांछित परिवर्तन लाकर सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सुदृढ़ हो जाती है। फलस्वरूप वृक्षों में पुष्पम एवं फलत क्षमता बढ़ जाती है। वृक्षों की आयु एवं उत्पादकता को दृष्टिगत रखते हुए वृक्षों में वांछित कटाई छटाई, जीर्णोद्धार एवं नए बागों को स्थापित करने हेतु निम्नवत संस्तुति की जाती है। 45 से 50 वर्ष पुराने बागों का जीर्णोद्धार। व्यापक स्तर पर पुराने एवं अनुत्पादक बागों को समूल निकालकर नए बाग स्थापित करना दीर्घकालीन एवं खर्चीला विकल्प होगा। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ द्वारा विकसित जीर्णोद्धार तकनीक अपनाकर आम के पुराने बागों को पुनर्यौवन प्रदान किया जाता है और गुणवत्ता युक्त उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। आर्थिक एवं पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से यह तकनीक बागवानों के लिए प्रभावी एवं लाभकारी है। कटाई छटाई। पुराने, घने एवं आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगी वृक्षों की शाखाओं को चिन्हित कर लेते हैं। फिर दिसंबर माह में चिन्हित शाखाओं को भूमि सतह से लगभग 4 मीटर की ऊंचाई पर शक्ति चलित आरी से काटते हैं। सूखी, रोगग्रस्त एवं वृक्ष के बीच की घनी शाखाओं को काटकर निकाल देते हैं। पर्णीय क्षेत्र के विकास के लिए वृक्ष पर मात्र 3 से 4 कृंतित शाखाएं ही रखते हैं। कृंतन करते समय सावधानी अवश्य रखनी चाहिए कि शाखाएं अनावश्यक रूप से निचले भाग से फट न जाए। अतः पहले आरी से नीचे की तरफ लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर कटाई कर फिर टहनी के ऊपरी भाग से कृंतन करते हैं। कृंतन के तुरंत बाद 1 किलोग्राम फफूंदी नाशक दवा, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, 250 ग्राम अरंडी का तेल एवं उचित मात्रा में पानी मिलाकर तैयार लेप शाखाओं के कटे हुए भाग पर लगाते हैं, ताकि कटी सतह पर सूक्ष्म जीवाणुओं का संक्रमण न हो सके। इसके बाद फरवरी माह के मध्य में वृक्षों के तनों के पास थाले एवं नालियां सिंचाई हेतु अवश्य बना देनी चाहिए। अंतः फसलें। कटाई छटाई उपरांत कृंतन वृक्षों के दोनों तरफ काफी खुली जगह मिलती है, जिसमें अंतः फसलें उगाकर अतिरिक्त आमदनी अर्जित की जा सकती है। जायद में तरोई, लौकी, खीरा, लोबिया और रबी के मौसम में आलू, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गेंदा आदि फसलें प्रारंभिक 5 वर्ष तक लेना लाभदायक पाया गया है। पोषण एवं जल प्रबंधन। वृक्षों के थालों में 2.5 किलोग्राम यूरिया, 3 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं 1.5 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा प्रति वृक्ष प्रति वर्ष देनी चाहिए, जिसमें यूरिया की आधी मात्रा, सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्राएं फरवरी माह में देते हैं। तत्पश्चात जुलाई माह में शेष यूरिया की आधी मात्रा एवं 120 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद प्रति वर्ष डालना लाभदायक होता है। उर्वरक डालने के पूर्व थालों की अच्छी प्रकार से निराई गुड़ाई एवं नमी का होना आवश्यक है। वृक्षों में सिंचाई मध्य मार्च से मानसून आने तक 15 से 20 दिन के अंतराल पर करते रहें। कटाई छटाई के बाद वृक्षों की सघन एवं सामयिक देखभाल करने से कृंतिक शाखाओं पर सृजित कल्लों में 2 वर्ष के उपरांत तीसरी वर्ष पुष्पन एवं फलन होने लगता है। प्रयोगों के आधार पर पाया गया है कि कृंतिक वृक्षों से गुणवत्ता युक्त आम की औसतन 65 किलोग्राम प्रति वृक्ष उपज प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार जीर्णोद्धार तकनीक अपनाकर आम के पुराने एवं अनुत्पादक बागों को पुनः 20 से 25 वर्ष के लिए उत्पादक बनाया जा सकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम तोरिका, जिला मुरैना के कृषक श्याम कुमार ने। ये शत्रु कीटों से अपनी मधुमक्खियों को कैसे बचाएं, इस विषय पर जानकारी चाहते हैं। तो श्याम कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जो बीमारी लगती है वो बरुआ माइट है। दो तरह की बरुआ माइट लग रही है। एक बरुआ जैकोब्सोनी। एक बीमारी जो दूसरी माइट है उसको बोलते हैं एकैरेपिस उडी।
एकराइपिस बीमारी या एकराइन डिजीज बोलते हैं इसको। ये बीमारी अगर लगती है तो मधुमक्खियाँ आसपास बक्से के आसपास बहुत सारी रेंगती हुई और पंख खड़े किए हुए रेंगती हुई मिल सकती हैं। अगर ऐसी मधुमक्खियाँ बहुत सारी बक्से के आसपास मिल रही हैं, इसका मतलब इसमें एकराइन बीमारी लगी हुई है। एकराइन बीमारी के नियंत्रण के लिए आप इसमें थाइमोल का प्रयोग कर सकते हैं। थाइमोल चूर्ण आता है या दानेदार, इसकी 1 से 2 आप बक्से के अंदर बॉटम पे डाल दें और उससे जो है जो इससे गैस बनती है, ये गैस जो है पूरी तरह से इस बीमारी का कंट्रोल कर लेती है। दूसरा एक फार्मिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। फार्मिक एसिड की जो मात्रा होती है 5 से 6 मिलीलीटर मात्रा प्रति बक्से के हिसाब से शाम के समय प्रयोग करें, तो इससे जितनी भी मधुमक्खियाँ हैं उनके अंदर जो एकराइन बीमारी है, उनके सांस नली में जो ये माइट घुस जाती है, उसका नियंत्रण हो जाता है और फिर आने वाले जो बच्चे हैं हमारे वो स्वस्थ बने रहते हैं। तीसरी एक समस्या है जो शत्रुओं की समस्या की बात करें तो शत्रुओं में जो मुख्य शत्रु इसका ततैया की बात होती है। इस शरद ऋतु में ततैया का प्रकोप नहीं होता है, लेकिन इसका प्रकोप जो गर्मी और बरसात के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को जो हमारे बीकीपर हैं उनको एपियरी जो मौन वाटिका है आपका, जहाँ बक्से रखे हुए हैं उसमें 2-3 बार दिन भर में चक्कर लगाएं और एक लकड़ी का पतला सा तख्ता लेकर के और उससे इनको मारते रहें। ये मैनुअल, ये बहुत प्रभावी नियंत्रण है, लेकिन इसमें 2-3 बार पूरे दिन में आपको घूमना पड़ता है। इसके अलावा एक ततैया प्रपंच आता है जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं। ततैया प्रपंच अगर हम मौन गृह के आसपास लगा दें तो इसमें गुड़ डाल दिया जाता है और वो गुड़ की जो महक होती है, जो गीला गुड़, पुराना गुड़ हो, तो उसके वजह से इसमें ततैया आता है, उसको खाता है और उसमें फंस जाता है और फिर उन ततैयों को हम मार सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 12 से 1 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।